बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 11 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और हमारा लेक्चर नंबर 11, यस यू गेस्ड इट राइट, इज अ बोनस लेक्चर। और ये बोनस लेक्चर है हमारा दो मेन टेक्नोलॉजीज पर, डीएसएल और एमपीएलएस पर। ये बोनस लेक्चर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सीसीडीए के अंदर डीएसएल और एमपीएलएस पर बात जरूर की गई है, बताया जरूर गया है कि डीएसएल क्या है और एमपीएलएस क्या चीज है, लेकिन इसको डिटेल डिस्कस नहीं किया गया कि भी डीएसएल का डिजाइन कैसे होता है, एमपीएलएस का डिजाइन कैसे क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलकर ये दोनों टेक्नोलॉजीज बनती हैं। उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं की गई, इसलिए आई थॉट के एज अ सीसीडीए आपको इन दोनों टेक्नोलॉजीज का थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज में आती हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये हम एक सेपरेट बोनस लेक्चर करते हैं और मैं सिर्फ डीएसएल और एमपीएलएस पर एक लेक्चर करूंगा, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल बता पाऊंगा। श्योर एनफ कि हम हर एक एस्पेक्ट पर बात तो नहीं कर सकेंगे। अगर हम अलहदा से सीरीज करना चाहें तो हम इन दोनों की पूरी अलहदा से सीरीज कर सकते हैं। एमपीएलएस के 20-25 लेक्चर इजीली बन सकते हैं और डीएसएल के भी 10-12-15 लेक्चर आराम से बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके मेन बिट्स, मेन इनके अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हम अपने इस लेक्चर के अंदर कवर कर सकें। तो शुरू करते हैं अपना हमारा आज का लेक्चर नंबर 11, जो कि बोनस लेक्चर है ऑन डीएसएल एंड एमपीएलएस। तो सबसे पहले देखते हैं डीएसएल कि डीएसएल क्या चीज है। अब डीएसएल में क्या करते हैं, डीएसएल स्टैंड्स फॉर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वाइड एरिया नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है और अलाउ करती है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को टू कनेक्ट टू इंटरनेट एंड टू डिफरेंट ब्रांचेस एज वेल। अब डीएसएल में भी हम टेलीफोन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं, जो कि बहुत पुराना टेलीफोन का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि टेलीफोन की लाइंस जो हैं वो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द जगह पर अवेलेबल होती हैं, इसलिए हम उन्हीं लाइंस को इस्तेमाल करके रीचेबिलिटी को पॉसिबल बनाते हैं। अब हुआ क्या बेसिकली कि लेट्स से ये टेलीफोन की एक तार है, ये उसका जो है वो डायमीटर है। तो टेलीफोन के तार के अंदर जो कॉपर वायर्स होती हैं, ये एक कॉपर वायर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो बेसिकली जो टेलीफोन की तार के अंदर जो टेलीफोन का पार्ट होता है वो होता है उनकी वो जो फ्रीक्वेंसीज यूज करता है वो होती हैं अब फ्रॉम 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज, जबकि इस पूरी वायर की पूरी कैपेसिटी जो है वो है 1 मेगा हर्ट्ज। तो डिजाइनर्स ने ये कहा कि ये जो टेलीफोन की तार है इसके अंदर इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज तो यूज ही नहीं हो रही, हम तो सिर्फ इतने हिस्से में अपनी जो है वॉइस भेज रहे हैं, तो क्यों ना हम बाकी पोर्शन को यूज करके अपने डाटा को भी इसके अंदर ट्रांसफर करें। तो इसी तरह से डीएसएल इंट्रोड्यूस हुई, डीएसएल इजाद हुई कि हम टेलीफोन के अंदर ही अपनी वॉइस और अपनी डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट हम उन्हीं टेलीफोन की वायर्स को यूज करके करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम डायल अप कनेक्शन भी टेलीफोन की वायर्स के जरिए करते हैं, आईएसडीएन कनेक्शन भी टेलीफोन की वायर्स के जरिए करते हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि डीएसएल हमें ग्रेटर स्पीड्स, ग्रेटर बैंडविड्थ देता है। डीएसएल स्टार्ट्स फ्रॉम 512 किलोबिट पर सेकेंड एंड कुछ इनकी जो डीएसएल की आजकल की नई टेक्नोलॉजीज लाइक वीडीएसएल, इट इवन गोज अप टू 100 meg पर सेकेंड एज वेल। तो इसलिए डीएसएल बहुत ज्यादा आजकल की यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज में आता है। DSL has further advantage over previous technologies in that you can use the same line for voice calls while also passing data at the same time। तो हमने देखा कि हम डेटा उन्हीं लाइंस को यूज करके पास करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह उसी तार के अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को यूज करके हम अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं। डीएसएल की कनेक्टिविटी कैसे होती है। अब हमें यह पता है कि टेलीफोन्स तो साल से चले आ रहे हैं, मोर देन 100 years ओल्ड टेलीफोन टेक्नोलॉजी। टेलीफोन की लाइनिंग जो है वो अंडरग्राउंड बिछी पड़ी है, वो चेंज नहीं हुई।
अब टेलीफोन की जो तार होती है, अगर आप उस तार को देखें तो उसके दो पेयर होते हैं, उसके अंदर 4 टोटल वायर्स होती हैं। अब इसकी जो मेन कनेक्टिविटी होती है वो होती है फ्रॉम अ कस्टमर साइट। यहाँ कस्टमर साइट के अंदर डीएसएल राउटर पड़ा होता है और ये फिर आके एक फिल्टर पे कनेक्ट होता है और यहाँ से ये लाइन सर्विस प्रोवाइडर की जाती है डायरेक्ट टेलीफोन एक्सचेंज में। टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर ये कनेक्ट होती है एमडीएफ के अंदर और ये पूरा कनेक्शन फ्रॉम एमडीएफ इन टेलीफोन एक्सचेंज टू द कस्टमर प्रेमिस। सॉरी गाइस, मेरी बीच में कॉल आ गई थी और मैं अपने फोन को वाइब्रेशन पे लगाना भूल गया था। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन ये जो एमडीएफ हमारे पास मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम टेलीफोन के एक्सचेंज के अंदर पड़ा होगा, बिटवीन उसके और कस्टमर की साइट के, इसको कहते हैं लोकल लूप। अब एक्सचेंज के अंदर कनेक्टिविटी कैसे होती है? तो एक्सचेंज के अंदर कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी होती है कि एक्सचेंज के अंदर ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम होता है, वहां पे आके ये कनेक्शंस टर्मिनेट होते हैं और एक ब्लॉक्स के अंदर टर्मिनेट्स होते हैं। ये ब्लॉक्स लगे हुए हैं और एक एक ब्लॉक्स के अंदर अबाउट मोर देन 100 कनेक्शंस टर्मिनेट होते हैं। इस ब्लॉक से फिर आगे कनेक्शन जाते हैं एक्सचेंज इक्विपमेंट के ऊपर, जो एमडीएफ का एक्चुअल इक्विपमेंट होता है, राउटर्स, डिफरेंट स्विचेस, डिफरेंट और डिवाइसेस जो एक्सचेंज के अंदर लगी होती हैं। तो ये आपस में क्रॉस कनेक्टेड होती हैं बिटवीन दीज पैनल्स एंड दीज डिवाइसेस। तो बेसिकली इस एमडीएफ का मकसद ही ये है कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो और यहाँ से टर्मिनेट होके हमारा ये एक ब्लॉक, इसका एक कनेक्शन यहाँ डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा और ये एक कनेक्शन इन सारे कस्टमर्स को एक ही कनेक्शन के जरिए टर्मिनेट कराएगा एक्सचेंज की डिवाइसेस के अंदर। इट कुड बी मोस्ट ऑफ देम, बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर यूज होते हैं, बहुत सारी अदर डिवाइसेस यूज होती हैं, बी रैस यूज होते हैं। तो बहुत सारी डिवाइसेस के साथ ये कनेक्शंस एमडीएफ के इस्टेब्लिश्ड होते हैं। अब डीएसएल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्योंकि वॉइस और डेटा को एक ही लाइन के अंदर भेज रहे होते हैं, तो वी नीड अ वे कि हम उनको लाइन के अंदर सेपरेट कर सकें। अगर हम एक ही लाइन के अंदर ऐसे भेज देंगे तो जब आपका डेटा आप सेंड कर रहे होगे उस वक्त आपकी जो टेलीफोन लाइन है वॉइस वो अनअवेलेबल होगी। वो आपको, अगर आप उसमें सुनते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा कटी कटी और बहुत ज्यादा उसमें शोर सुनाई देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये फिल्टर यूज करते हैं, इसे कहते हैं माइक्रो फिल्टर। ये माइक्रो फिल्टर क्या करता है, ये आपकी सॉकेट के अंदर लगता है, जो टेलीफोन की सॉकेट होती है ये वाला एंड उसको उसको जाता है। यहाँ पे आपकी टेलीफोन की केबल होती है और यहाँ पे आपकी डेटा केबल। तो ये है टेलीफोन की कनेक्शन, यहाँ पे टर्मिनेट होता है और यहाँ पे डेटा कनेक्शन जो राउटर से निकल रहा होगा वो यहाँ पे टर्मिनेट होता है। और ये माइक्रो फिल्टर क्या करता है कि टेलीफोन की ट्रैफिक को डेटा ट्रैफिक के से सेपरेट रखता है, ताकि आप टेलीफोन और डेटा एक साथ में यूज कर सकें और जब आप एक साथ में दोनों को यूज करें तो बीच में कोई इंटरफेरेंस ना रहे। अब कनेक्टिविटी के हवाले से कैसे होता है कि ये आपका आया फोन, फोन कनेक्ट हुआ राउटर से, राउटर आगे कनेक्ट हुआ आपके उधर यहाँ पे माइक्रो फिल्टर है। तो बेसिकली फोन जो है वो माइक्रो फिल्टर में कनेक्ट होता है और यहाँ से ये राउटर जो है वो मॉडेम में जा रहा होता है। तो दे आर टू वेज कि या तो आप फोन को डायरेक्ट राउटर में कनेक्ट कर सकते हो या फोन को आप डायरेक्ट मॉडेम में या माइक्रो फिल्टर के अंदर कनेक्ट कर सकते हो। यहां से यहाँ पे आपका ये घर के अंदर ये सारी कनेक्टिविटी है। ये जो पॉइंट है ये है हमारा डिमार्केशन पॉइंट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां से ये लाइन ये जाती है डायरेक्ट डी स्लैम के अंदर। डी स्लैम क्या करती है, डी स्लैम बहुत से कनेक्शंस को टर्मिनेट करती है कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। तो बहुत सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज
ये हैंडल कर सकता है। ये काइंड ऑफ लाइक मल्टीप्लेक्सर होता है जो बहुत सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को हैंडल करके और एक कनेक्शन के जरिए ये आगे फिर एक्सचेंज के अंदर उसको टर्मिनेट करता है। सो बेसिकली जैसे कि मैंने ये एक डायग्राम में नीचे दिखाया कि कंप्यूटर यहाँ से कनेक्टेड है डीएसएल राउटर के अंदर, और डीएसएल राउटर आगे कनेक्टेड है डीएसएल मॉडेम और के साथ, और डीएसएल मॉडेम जो है वो जा रहा है यहाँ माइक्रो फिल्टर के अंदर, और जहाँ से टेलीफोन जा रहा है वो भी माइक्रो फिल्टर के अंदर, और ये एक कनेक्शन टर्मिनेट हो इस वॉल सॉकेट के अंदर। अब ये वॉल सॉकेट आपको सर्विस प्रोवाइडर ने प्रोवाइड की है। ये फिर अंदर स्ट्रीट्स के अंदर से होता हुआ ये जाता है डायरेक्ट डी स्लैम स्ट्रीट कैबिनेट्स के अंदर। तो स्ट्रीट कैबिनेट से ये जाता है फिर डी स्लैम में टर्मिनेट होता है, और डी स्लैम से ये आगे एक्सचेंज तक, एक्सचेंज के एमडीएफ में से होकर एक्सचेंज के स्विच तक पहुंचता है, और फिर आगे एक्सचेंज इससे कनेक्टिविटी देता है। तो ये है डीएसएल की बेसिक कनेक्टिविटी फ्रॉम द कस्टमर प्रेमिसेस टूवर्ड्स सर्विस प्रोवाइडर की इक्विपमेंट की तरफ या इंटरनेट की तरफ, जैसे भी आपको जो भी आप ऑप्शन यूज कर रहे हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएसएल बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स में आती है। सबसे पहले तो जो डीएसएल के दो मेन फ्लेवर्स हैं, एक है उसका फ्लेवर जो है सिमेट्रिक, और दूसरा उसका फ्लेवर है एसिमेट्रिक। दोनों में फर्क ये है कि सिमेट्रिक में डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड सेम होती है, और एसिमेट्रिक में डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड सेम नहीं होती। डाउनलोड स्पीड ज्यादा होती है, अपलोड स्पीड कम होती है। एसिमेट्रिक में हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कनेक्शन है वो है एडीएसएल। अब अगेन एडीएसएल का कनेक्शन भी सेम ही काम करेगा कि यहां से आपका डेटा मोडेम में टर्मिनेट हुआ, यहां से आपका टेलीफोन इस माइक्रो फिल्टर में टर्मिनेट हुआ, ये मोडेम माइक्रो फिल्टर में टर्मिनेट हुआ, यहां से ये गया स्ट्रीट कैबिनेट के अंदर। स्ट्रीट में आपने देखा होगा जगह जगह ये टेलीफोन के कैबिनेट्स लगे होते हैं, मैं उन्हीं कैबिनेट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ कैबिनेट से ये जाता है डी स्लैम के अंदर। ये काइंड ऑफ लाइक मल्टीप्लेक्सर है जो बहुत सारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइंस को टर्मिनेट करता है एक ही डिवाइस के अंदर, और यहाँ से फिर ये MDF मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम एक्सचेंज के अंदर जाके डिफरेंट डिवाइसेस लाइक सिस्को के राउटर्स एंड स्विचेस एंड डिफरेंट डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। तो बिल्कुल सेम ही इसका भी लेआउट कनेक्टिविटी वाइज सेम रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्योंकि ये ADSL है तो ये है एसिमेट्रिक, यानी कि डिफरेंट डाउनलोड स्पीड और डिफरेंट अपलोड स्पीड। अब डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड भी मैटर करती है DSL के अंदर, DSL की किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर, कि आपका डिस्टेंस फ्रॉम दिस स्ट्रीट कैबिनेट वो कितनी दूर है। अगर आप इस स्ट्रीट कैबिनेट से नजदीक हो तो आपको डाउनलोड ज्यादा मिलेगी, अगर आप इस स्ट्रीट कैबिनेट से ज्यादा दूर हो तो आपको डाउनलोड स्पीड कम मिलेगी और अपलोड भी कम मिलेगी, वाइस वर्सा। So more download speed and less upload speed distributed over short distance, generally about 2 miles. So इसकी जो reachability है ADSL की from the street cabinet is approximately 2 miles. 2 miles से ज्यादा हो जाएगा तो बहुत ज्यादा आपको या तो स्पीड बहुत कम मिलेगी, कोलिजन बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे, उसकी जो डिस्टर्बेंस है जो लाइन के अंदर, नॉइस एंड एटेन्युएशन और डिफरेंट फैक्टर्स जो लाइन को डिस्टर्ब करते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक आप उस लाइन को इस्तेमाल अपनी उस कैपेसिटी के हिसाब से नहीं कर सकते। मोस्टली यूज फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट। अगेन ADSL हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट की तरफ जाने के लिए, इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। डेटा रेट सपोर्ट्स फ्रॉम 1.5 to 12 megabit per second। अगेन एज ए सेड डिपेंड्स ऑन कि आप स्ट्रीट कैबिनेट से कितना दूर हो। आप जितना स्ट्रीट कैबिनेट से नजदीक होंगे आपको डाउनलोड उतनी अच्छी मिलेगी, आप स्ट्रीट कैबिनेट से जितना दूर होंगे आपको डाउनलोड उतनी वर्स मिलेगी। ADSL 2 प्लस की टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास हैं आज, जो कि अप टू 24 मेगाबिट पर सेकेंड डाउनलोड एंड 3 मेगाबिट पर सेकेंड अपलोड प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद सिमेट्रिक
DSL टेक्नोलॉजीज में है SDSL, as the word says symmetric mean same upload as download, अपलोड और डाउनलोड स्पीड जो है वो सेम है। इसके अंदर टेलीफोन लाइन यूज नहीं होती और ये सपोर्ट करता है डेटा रेट ऑफ अप टू 3 मेगाबिट पर सेकेंड। डिस्टेंस फैक्टर यहाँ भी सेम ही है कि आप स्ट्रीट कैबिनेट के नजदीक होगे आपको 3 मैग अप्रोक्सीमेटली मिलेगी, और अगर आप उससे दूर होगे तो वो आपकी डाउनलोड स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। उसके बाद थर्ड टेक्नोलॉजी DSL की है HDSL, सिमेट्रिक है, अगेन सेम डाउनलोड सेम अपलोड, कंसिडर टू बी अल्टरनेटिव ऑफ T1 इन अमेरिका एंड E1 इन यूरोप। तो ये T1 और E1 के इक्विवेलेंट समझी जाती है, यानी कि अबाउट 1.544 मेगाबिट पर सेकेंड इन अमेरिका एंड अबाउट 2.4 megabit per second in Europe, distributed over 3 kilometer। इसका distance range up to 3 kilometer है from street cabinet। very old technology, ज़्यादातर यूज होती है for deploying of PBX network, जो पुराने टेलीफोन सिस्टम नेटवर्क्स उनको डिप्लॉय करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी ये टेक्नोलॉजी। आजकल जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली, बहुत ज़्यादा आजकल यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज है वो है VDSL, वेरी नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड इन द न्यू ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजीज। डेटा रेट सपोर्ट करता है 52 meg per second डाउनलोड एंड 16 meg per second ऑफ अपलोड। अगेन एसिमेट्रिक है क्योंकि डाउनलोड और अपलोड डिफरेंट हैं, इसलिए एसिमेट्रिक है ये दोनों। इट कैन सपोर्ट एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स हाई डेफिनेशन, क्योंकि डाउनलोड बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट करती है, इसलिए ये इसमें हम हाई डेफिनेशन की जो एप्लीकेशंस हैं वो इस टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम रन कर सकते हैं। एक और फ्लेवर है VDSL का, VDSL2, दैट कैन सपोर्ट अप टू 100 meg per second। अब VDSL में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि ये VDSL का जो मॉडेम है, जो कि अगेन उसी तरह ही माइक्रो फिल्टर के जरिए टर्मिनेट हो रहा है आपके वॉल जैक के ऊपर। ये आपके जो वॉल जैक लगा है वहां ये माइक्रो फिल्टर लगा है, ये टेलीफोन पे जा रहा है और ये डेटा की तरफ से आ रहा है, ये VDSL मॉडेम की तरफ कनेक्टेड है। और यहां से जो ये केबल जो स्ट्रीट कैबिनेट की तरफ जा रही है, मोस्टली हम ये VDSL के अंदर ऑप्टिक्स केबल को यूज करते हैं, इसलिए हमें ये जो टेक्नोलॉजीज हमें ये जो डाउनलोड मिल रही होती है इसमें थोड़ी ज्यादा मिल रही होती है। दूसरा, हम VDSL के अंदर जो डी स्लैम, जो कि पुरानी टेक्नोलॉजीज के अंदर हम डी स्लैम वो एक्सचेंज इक्विपमेंट में आती थी, हम VDSL के अंदर डी स्लैम भी इसी स्ट्रीट कैबिनेट के अंदर लगाते हैं। तो आपका जो ऑप्टिक कनेक्शन जो वॉल जैक से शुरू हो रहा है वो टर्मिनेट डायरेक्ट डी स्लैम पर होता है और डी स्लैम से ये फिर टेलीफोन एक्सचेंज पर जाता है। तो इसलिए हमें इसकी जो स्पीड है हम इससे बहुत ज़्यादा गैदर कर सकते हैं। बट अगेन जो VDSL का सबसे ज़्यादा जो फैक्टर है, जो काउंट होता है, वो है कॉस्ट। थोड़ी सी महंगी टेक्नोलॉजी है क्योंकि आपको डाउनलोड बहुत ज़्यादा देती है। एक चीज़ जो यहाँ पे मेंशन करूंगा वो है टेक्नोलॉजीज जो इस DSL के अंदर यूज होती हैं ऑन लेयर 2 बेसिस। तो लेयर 2 के अंदर बेसिकली DSL जो है वो लेयर 1 की टेक्नोलॉजी है, ये सारी केबलिंग एंड ऑल दैट ये सब लेयर 1 की टेक्नोलॉजी, DSL की जो टेक्नोलॉजी है वो लेयर 1 की टेक्नोलॉजी है। अब लेयर 2 के अंदर DSL की अप्रोच डिफरेंट होती है। देयर आर 3 डिफरेंट अप्रोचेस DSL कैन टेक। वन इज ब्रिज्ड अप्रोच, सेकंड इज PPP over ATM and third is PPP over Ethernet। अब बेसिकली हम बहुत ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो ये दो हैं, PPPoA over ATM और PPP over Ethernet। बेसिकली इसमें क्या होता है, हम इनको मेनली यूज़ करते हैं टू ऑथेंटिकेट। सो जब आपके कस्टमर कमिंग फ्रॉम कस्टमर प्रेमिसेस से जब वो आते हैं फ्रॉम DSL मॉडेम, वो जाते हैं डायरेक्ट डी स्लैम के ऊपर और डी स्लैम से फिर एक्सचेंज इक्विपमेंट की तरफ पहुंचते हैं। तो एक्सचेंज के अंदर वहां पर डिफरेंट BRAS स्विचेस लगे होते हैं, BRAS इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, PPP के ऑथेंटिकेशन के सर्वर्स लगे होते हैं।
जो कि आपके कनेक्शन को ऑथेंटिकेट कराते हैं, देखते हैं कि भी हाँ भी ये ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ये ट्रैफिक आ रही है, इसको हम आगे जाने दे सकते हैं। तो उसके लिए हम अपने जो कस्टमर प्रीमिसेस के अंदर राउटर स्विचेस जो होते हैं पड़े हुए होते हैं, जो कनेक्ट कर रहे होते हैं डीएसएल कनेक्टिविटी के अंदर, उसके अंदर हम पीपीपी का यूजर नेम, पीपीपी का पासवर्ड, वो सारा हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फिर इन यूजर नेम और इस यूजर पासवर्ड को लेकर आगे फिर रेडियस सर्वर जो एक्सचेंज के अंदर होता है या सर्विस प्रोवाइडर के अंदर होता है, डिपेंड ऑन के किस तरह डिजाइन काम कर रहा है, वो फिर वहां से ऑथेंटिकेशन लेकर आपके आगे पूरे कनेक्शन को वैलिडेट करता है। तो ये इस तरह से इसका लेयर 2 की वैलिडेशन और ऑथेंटिकेशन इन दो मेथड्स को यूज करके होती है। ये तो हो गया डीएसएल। अब डीएसएल के बाद हमने जो टेक्नोलॉजी पे बात करनी थी इस लेक्चर पर, वो है जी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड MPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। अब इससे पहले कि हम MPLS पर बात, तो MPLS को देखने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि MPLS की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम MPLS की तरफ आए। तो इट टेक्स मी बैक टू द प्रोसेस कि हम राउटिंग का एक जो प्रोसेस होता है वो कैसे करते हैं। सो लेट मी ड्रॉ दिस। लेट्स से कि ये यहाँ पे एक राउटर है, यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन, मैं अभी लेयर 2 ड्रॉ नहीं कर रहा, स्विचेस के जरिए होता हुआ ये यहाँ पे एक पीसी के पास पहुंचा। ये हमारा डेस्टिनेशन पीसी, यहाँ कहीं से सोर्स से ट्रैफिक आ रही है, ये ट्रैफिक के पैकेट्स हैं। अब क्या होता है कि ये एक पैकेट राउटर की तरफ आया, इस पैकेट के अंदर क्या है, अगर मैं इसका पैकेट का इसका हेडर निकाल के देखूं तो इसके अंदर ये डेटा होगा, इसके अंदर लेयर 3 की डिटेल्स होंगी, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और इसके अंदर लेयर 2 की डिटेल, सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की डिटेल होंगी। हर पैकेट इसी तरह इस राउटर के ऊपर अप्रोच करेगा। तो ये पैकेट जब इस राउटर पे पहुंचा, इस राउटर ने आगे एक ब्रॉडकास्ट की, पूछा कि भाई ये आईपी किस पीसी के पास है। ये स्विच के पास गया, स्विच ने आगे ब्रॉडकास्ट की, स्विच से फिर ब्रॉडकास्ट जब रिप्लाई, इस पीसी ने रिप्लाई दिया कि भाई ये आईपी मेरा आईपी एड्रेस है। इसने रिप्लाई किया कि भाई ये मेरा आईपी एड्रेस है और ये मेरा मैक एड्रेस है। तो जब ये रिक्वेस्ट इस पीसी की इस राउटर के पास आई, इस राउटर ने कहा ओके ठीक है, इसका मतलब कि मैं ये ट्रैफिक जो है वो तुम्हारी तरफ भेज सकता हूँ, ये आर्प रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट होगी। तो ये है नॉर्मल, ये जो पूरा प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड प्रोसेस स्विचिंग। अब जब अगला पैकेट आएगा तो वो यही प्रोसेस को रिपीट करेगा। राउटर कहेगा कि भाई ये आईपी एड्रेस किसका है, जो भी इस राउटर के इस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा, राउटर पूछेगा ये आईपी एड्रेस किसका है, क्लाइंट कहेगा कि मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरा मैक एड्रेस है। राउटर फिर उस अपने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो यहाँ पे इस पैकेट के अंदर होगा उसको चेंज करके क्लाइंट का मैक एड्रेस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस लगा के उसको फॉरवर्ड करेगा, तो वो डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। इसी तरह थर्ड पैकेट भी इसी प्रोसेस से गुजरेगा, फोर्थ फिफ्थ गोज ऑन। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि हर टाइम उसको लुकअप करना पड़ रहा है, हर टाइम उसको पूछना पड़ रहा है, हर टाइम उसको ब्रॉडकास्ट करनी पड़ रही है। तो सीपीयू के ऊपर बहुत सारा लोड है इस प्रोसेस को यूज करके। फिर ये प्रोसेस स्विचिंग थोड़ी सी इन्हांस्ड हुई, थोड़ा सा इसमें एडवांसमेंट आई, एंड उस सेकंड टेक्नोलॉजी को हमने कहा फास्ट स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग में क्या होता है कि जब ये पैकेट एक आया, उसने यही प्रोसेस किया कि उसने आर्प रिक्वेस्ट भेजी, क्लाइंट ने आर्प रिक्वेस्ट का जवाब दिया, अपना मैक एड्रेस बताया।
अब यहाँ पे जब उसने मैक एड्रेस बताया तो वो मैक एड्रेस राउटर के कैश में सेव हो जाता है। जब नेक्स्ट टाइम उसी सोर्स और उसी डेस्टिनेशन को, मेनली उसी सेम डेस्टिनेशन की तरफ वो पैकेट आएगा, तो उसको वो दोबारा से आर्क रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। वो अपने कैश में ही देखेगा, उसको राउटिंग टेबल में भी देखने की जरूरत नहीं है, अपने कैश में देखेगा कि भाई ये तो मैंने ऑलरेडी इस क्लाइंट को, इस डेस्टिनेशन आईपी को रिजॉल्व कराया हुआ है, तो मैं फ्ला इंटरफेस पे इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दैट्स कॉल्ड फास्ट स्विचिंग। उसका थोड़ा सा सीपीयू का प्रोसेस जो है वो बच गया, उसे बहुत ज्यादा लुकअप करने की जरूरत राउटर को नहीं पड़ी। अगर दूसरा एक और पैकेट आता है जो डिफरेंट डेस्टिनेशन को जा रहा है, तो वो ये प्रोसेस स्विचिंग का प्रोसेस रिपीट करेगा और फिर अगेन उस डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस अपने कैश के अंदर सेव कर लेगा। नेक्स्ट टाइम वही डेस्टिनेशन का पैकेट अगर आएगा तो अपने कैश के अंदर देख के उसे उसी इंटरफेस पे फॉरवर्ड कर देगा, राउटिंग टेबल पे देखने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब उसके सीपीयू पर लोड बहुत कम हो जाएगा। अब सिस्को ने एक और मेथड निकाला। उसने कहा कि नहीं, ये भी बहुत ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है, सीपीयू पे बहुत ज्यादा लोड डालता है और टाइम कंज्यूमिंग है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टाइम बचा रहे हैं अपना और राउटर के रिसोर्सेज को बचा रहे हैं। सिस्को ने एक निकाला मेथड कॉल्ड सेफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। नेम सजेस्ट करता है कि ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। बाय डिफॉल्ट सिस्को की हर डिवाइस पे सेफ एनेबल्ड होता है। अब सेफ क्या करता है, क्यों ही आप राउटर को ऑन करते हो, तो ऑन करते साथ ही राउटर ब्रॉडकास्ट करता है और देखता है कि मेरे साथ कौन कौन कैसे कैसे अटैच है। तो ये अपने पास टेबल्स बनाता है। सबसे पहले ये बनाता है फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस का टेबल, कि भाई मेरा नेक्स्ट हॉप क्या होगा। ये पूरा एक टेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस का बनाता है। फिर एक एडजेसेंसी टेबल बनाता है, यानी कि मेरे नेबर्स कौन कौन से हैं। और ये अपने नेबर्स की एक किस्म की प्री मैपिंग कर लेता है कि भाई फला नेबर है, फला उसका मैक एड्रेस है। ये सारा कुछ वो अपने टेबल के अंदर स्टोर कर लेता है। अब जब पैकेट उसके पास आएगा, उसको राउटिंग टेबल में देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट अपने फिप में देखेगा, अपने एडजेसेंसी टेबल में देखेगा। उसे पता होगा कि मुझे कौन सा पैकेट कहां पर फॉरवर्ड करना है और वो डायरेक्ट उधर अपने इंटरफेस पर फॉरवर्ड हो जाएगा। अब ये प्रोसेस बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। जितने पैकेट्स इसके पास आते रहेंगे, इससे राउटिंग टेबल को देखने की जरूरत कम महसूस होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसने सब को यूज करके फिब और एडजेसेंसी टेबल उसने बना रखे हैं। तो वो इन दोनों को यूज करके अपनी सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, पैकेट्स को अपनी डेस्टिनेशन तक फॉरवर्ड कर रहा है। लेकिन यहां पे भी अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारा जो पैकेट है उसमें ये लेयर 2 इंफॉर्मेशन है, लेयर 3 इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे डेटा है। फिर भी उसे लेयर 3 इंफॉर्मेशन को देखना पड़ रहा है हमारे राउटर को। तो डेवलपर ने कहा कि हम क्या करते हैं कि हम लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान, ये लेयर 3 है, ये लेयर 2 है, यहां पे एक लेबल लगा देते हैं। लेबल लगाते हैं 32 बिट्स का, जो कि है 4 बाइट्स। 4 बाइट का एक पूरा लेबल यहाँ पे MPLS का लेबल लग जाता है। फिर उसको यूज करके हम इस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली MPLS इज अ लेयर 2, काइंड ऑफ लाइक लेयर 2 एंड लेयर 3 टेक्नोलॉजी इन बिटवीन। लेकिन फॉरवर्डिंग डिसीजन जो है वो बेस्ड ऑन लेयर 2 होते हैं। लेबल्स कैन कोरिस्पॉन्ड टू, ये जो लेबल इसके अंदर होता है वो बहुत सी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो डेस्टिनेशन नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस को रिप्रेजेंट कर सकता है, आउटगोइंग इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगेन बहुत सारी चीजें हम MPLS को यूज करके कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा आपको कि MPLS का जो हेडर होता है, MPLS का जो पूरा ये लेबल होता है, जो उसका पूरा हेडर है, वो लेयर 2 और लेयर 3 के बीच
एक किस्म का शिम कर दिया हमने, उसके बीच उसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। उस पूरे हेडर के अंदर क्या क्या होता है, एक तो उसके अंदर 20 बिट्स की लेबल की वैल्यू होती है कि कौन सा लेबल है। उसमें 3 बिट्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल। अब ये डिपेंड करता है कौन सा वेंडर किस हिसाब से इसको यूज करता है। सिस्को इन 3 बिट्स को यूज करता है फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। फिर उसके बाद यहां पर हमारे पास ये जो एस वैल्यू है, दैट्स एक्चुअली बी एस। उसमें क्या होता है कि बॉटम अप स्टैक वैल्यू होती है टू टेल अस कि ये लास्ट लेबल है या कि नहीं। तो ये सिर्फ 1 बिट का होता है, या ये ऑन होगा या ऑफ होगा कि ये लास्ट लेबल है या ये लास्ट लेबल नहीं है। और उसके बाद 8 बिट की टीटीएल वैल्यू होती है। तो ये होता है ये पूरा हमारा एमपीएलएस का हेडर। लेयर 2 में हम जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम मैक एड्रेसेस यूज कर रहे हैं या फ्रेम रिले की डेल्सीज यूज कर रहे हैं या एटीएम के वीपीआई वीसीआई यूज कर रहे हैं। और आईपी एड्रेस में हम आईपी पैकेट में हम लेयर 3 में आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। उनके बीच ये एक लेबल लग जाता है। ये लेबल का एमपीएलएस का हेडर होता है, और एमपीएलएस के हेडर के अंदर लेबल, एक्सपेरिमेंटल बिट जो कि सिस्को क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए यूज करता है, बीएस बिट और टीटीएल, ये 4 चीजें इसके अंदर होती हैं इस एमपीएलएस के हेडर के अंदर। अब एमपीएलएस बेसिकली काम कैसे करता है, लेट्स से कि ये हमारा है जी सर्विस प्रोवाइडर का क्लाउड। अब सर्विस प्रोवाइडर के क्लाउड में ये राउटर है, ये एक राउटर है, ये एक राउटर है, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लाइंट्स, उनके राउटर्स हैं। Let's say this is client and this is client. अब क्लाइंट के यहाँ से जो भी नेटवर्क एडवर्टाइज हो रहा है, लेट्स से ये एडवर्टाइज कर रहा है 12.0.0.0/8 का नेटवर्क ये एडवर्टाइज कर रहा है। और यहाँ से इसके पास भी लेट्स से ये है जी, एक आईपी एड्रेस दे लेते हैं यहाँ पे, एक पीसी का 12.5.1.9 इसका आईपी एड्रेस। यहाँ से ये सेम 12.0.0.0/8 का नेटवर्क ही यहाँ से एडवर्टाइज हो रहा है। ये जाते हैं डायरेक्ट प्रोवाइडर के पास, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ। अब सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, ये सर्विस प्रोवाइडर के अंदर क्लाउड के अंदर कनेक्टिविटी है। सर्विस प्रोवाइडर का ये जो राउटर है, ये कहता है कि जी 12 का जो नेटवर्क मेरे पास आ रहा है 12.0.0.0, ये जो कनेक्टिविटी है, इट कुड बी अ स्टैटिक राउट, इट कुड बी बीजीपी, इट कुड बी एनीथिंग। सो सबसे पहले सर्विस प्रोवाइडर का ये जो राउटर जो क्लाइंट से कनेक्टेड है, उसने कहा कि 12.0.0.0 का जो नेटवर्क है उसको मैं एक लेबल असाइन कर देता हूं। लेट्स से कि वो कहता है कि मैं इसको लेबल असाइन करता हूं 28। कि 12.0.0 का नेटवर्क, इसका जो रूट है जो क्लाइंट की तरफ से आ रहा है, उसको मैं लेबल दे देता हूं 28। इसी तरह ये राउटर के पास जब 12 का नेटवर्क पहुंचेगा तो ये कहेगा भी मैं 12.0.0.0/8 के नेटवर्क को लेबल दे देता हूं लेट्स से 32। और इसी तरह ये जो राउटर है वो ये भी एक 12.0.0.0 के नेटवर्क को, इसका जो राउट होगा उसको एक लेबल दे देगा। लेट्स से ये कहता है कि मैं लेबल दे देता हूं 50। अब ये लोकल लेबल्स हैं, लोकली आप ये जो 32 का लेबल है वो इस राउटर के ऊपर किसी और राउट को नहीं दिया जा सकता, वो सिर्फ एक ही राउट को दिया जाएगा। हाँ, इसके अंदर भी, इसके अंदर हम 32 को यूज कर सकते हैं सेम राउट के लिए, लेकिन इस सेम राउटर के अंदर हम 32 को किसी डिफरेंट राउट के लिए, लेट्स से 13 का अगर नेटवर्क है हमारे पास तो उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। ये एक लेबल एक ही दफा यूज होगा एक सेम राउटर के अंदर। अब ये लेबल तो असाइन कर दिए, लेकिन
फायदा तो तब तक नहीं होगा जब तक ये लेबल की इंफॉर्मेशन आपस में शेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई कि डेवलपर ने कहा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम जो आईजीपी हम जो भी प्रोटोकॉल यूज कर रहे होंगे राउटिंग प्रोटोकॉल अपने सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, वेदर इज ISIS और OSPF, जो भी सर्विस प्रोवाइडर के अंदर हम राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, हम उसी प्रोटोकॉल को यूज करके ये लेबल्स की इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करें, या फिर लेबल की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अलग से प्रोटोकॉल बना लें। तो दे एंड अप कमिंग विद अ सेपरेट प्रोटोकॉल, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, OSPF को ट्वीक करना कि वो लेबल की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करे, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम एक सेपरेट से प्रोटोकॉल बनाते हैं कॉल्ड LDP, लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल। और LDP जो है ये डिपेंडेंट होता है IGP के ऊपर। जो भी आप इसके अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर रहे होगे उस पर डिपेंडेंट होगा। ये IGP, लेट्स से कि हम ISIS या OSPF अपने इस क्लाउड के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये ISIS या OSPF इस LDP को यूज करके इस लेबल की ट्रांसपोर्ट करेगा। तो वो क्या करेगा कि ये अपना लेबल ये कहेगा कि इस राउटर को बताएगा कि भी मैंने 12.0.0/8 को 50 का लेबल दिया। ये इसको कहेगा कि भी मैंने 12.0.0/8 को 32 का लेबल दिया। इसी तरह ये राउटर इसको बताएगा कि भी मैंने 12.0.0.0 को 28 का लेबल दिया, और ये इसको बताएगा कि भी मैंने 12.0.0.0/8 को 32 का लेबल दिया। तो ये इस तरह से आपस में शेयरिंग करेंगे लेबल की इंफॉर्मेशन यूजिंग लेबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि डिपेंडेंट है राउटिंग प्रोटोकॉल जो भी हम क्लाउड के अंदर यूज कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो भी यूज कर रहा है, वेदर इट्स OSPF और ISIS। तो बेसिकली ये MPLS इस तरह से काम करता है कि लेबल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेबल को देखकर पैकेट की फॉरवर्डिंग की डिसीजन होती है, रादर देन वो लेयर 3 की इंफॉर्मेशन को देखे। इस तरह से जो प्रोसेस है वो काइंड ऑफ लाइक इतना तेज हो जाता है कि आप कह सकते हैं कि वो स्विचिंग जितना तेज हो जाता है, जितना हमारा स्विच तेजी से प्रोसेस करता है पैकेट्स को, इसी तरह हमारा ये जो MPLS की टेक्नोलॉजी है ये भी काइंड ऑफ लाइक सेम इतनी ही तेजी से आपस में फॉरवर्डिंग कर रही होती है। स्विच इसलिए भी फॉरवर्ड ज्यादा तेज करता है क्योंकि वो सिर्फ लेयर 2 की इंफॉर्मेशन को देख रहा होता है। तो जब उसके पास पैकेट आता है तो वो सिर्फ लेयर 2 को देखता है, मैक एड्रेस को देखता है, आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसी तरह MPLS में भी जब राउटर के पास पैकेट आता है तो वो सिर्फ MPLS के लेबल को देखता है कि भी डेस्टिनेशन लेबल क्या है। वो डेस्टिनेशन लेबल का उसको पता होता है कि भी उसका आगे जो इंटरफेस है वो कौन सा होगा, वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो वो यहां से क्या होगा, मुझे एक मिनट कलर चेंज करने दें। सो बेसिकली हर राउटर दो टेबल्स बनाएगा, लेबल इंफॉर्मेशन बेस और दूसरा उसका टेबल होगा लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। लेबल इंफॉर्मेशन बेस में उसकी जो डिटेल होगी वो ये रखेगा कि जो 12 का नेटवर्क है, सो 12.0.0.0 उसको कौन कौन से लेबल असाइन हुए हैं। सो इस केस में हमारे पास 28 का लेबल 12 के नेटवर्क को असाइन है, 32 का लेबल असाइन है और 50 का लेबल असाइन है इस पूरे क्लाउड के अंदर। और एलफिब में क्या होता है, एलफिब में एक्चुअल एक्शन होता है कि भाई इस राउटर का जो एक्चुअल एक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेज है, वो सारी इस टेबल की वजह से है। इसमें क्या होता है कि ये जो टेबल बनाता है उसमें होता है कि भाई अगर मेरे पास 12 के नेटवर्क की ट्रैफिक आती है जिसको मैंने लेबल असाइन किया हुआ है, इसका अपना है जी 28, तो 28 के लेबल को मैंने आगे फॉरवर्ड करना है 32 की तरफ, जो कि इस राउटर का लेबल है। तो ये 28 के को फॉरवर्ड करना है 32 की तरफ। इसी तरह ये इसके एल्फिब में होगा कि 32 को फॉरवर्ड करना है 50 की तरफ। तो इसी तरह से ये अपना पूरा एल्फिब एक पूरा टेबल बनेगा और ये पूरी लेबल की फॉरवर्डिंग की इंफॉर्मेशन इनके अंदर स्टोर होगी। आई नो मैंने काफी सारा काम कर दिया, स्लाइड के अंदर काफी गन मचा दिया, बट आई होप कि आपको ये सारा समझ आया होगा। ये पूरा लेबल की डिस्ट्रीब्यूशन, ये लेबल की सारी पूरी पैकेजिंग और ये LDP ये कैसे काम करता है, एलफिब और लेब ये कौन कौन से टेबल होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद
MPLS की टर्मिनोलॉजी वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले तो है उसमें पी राउटर्स, लेबल स्विच राउटर्स, या सिस्को की टर्म में उन्हें कहते हैं पी राउटर्स। सो लेट्स से मैं वो क्लाउड दोबारा बनाता हूं। यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे एज पे राउटर्स हैं, और ये कोर के अंदर 2 3 4 जितने भी राउटर ये आपस में कनेक्टेड है। तो ये जो कोर के अंदर राउटर हैं ये हैं लेबल स्विच राउटर या पी राउटर्स, और ये जो एज पे राउटर्स हैं जो क्लाइंट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं ये हैं एज LSR, एज लेबल स्विच राउटर, या प्रोवाइडर एज या पीई राउटर्स, जिनको कहते हैं पीई। और ये भी है सिस्को की वर्ड टर्मिंग में पीई, और क्लाउड के अंदर ये जो राउटर हैं ये हैं पी राउटर्स। अब इन राउटर्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो कंट्रोल प्लेन होता है। कंट्रोल प्लेन क्या करता है, सारी राउटिंग को देखता है। तो आईजीपी जितनी भी इन पूरे क्लाउड के अंदर हो रही होती है, ये इन सब राउटर्स के अंदर जो कंट्रोल प्लेन होता है वो सारी राउटिंग को देख रहा होता है, प्लस जो एलडीपी, तो सबसे पहले राउटिंग, और उसके अलावा एलडीपी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंट्रोल प्लेन देख रहा होता है। उसके बाद जो डाटा प्लेन है, डाटा प्लेन को हम फॉरवर्डिंग प्लेन भी कहते हैं, फॉरवर्डिंग प्लेन। और ये देखता है कि लेबल की स्विचिंग का जो टेबल बनता है, एलफिब जो टेबल बनाते हैं ये अपना, कि कौन सा लेबल किसकी तरफ फॉरवर्ड होना है, वो सारा डाटा प्लेन के ऊपर होता है, ये सारा उसको देखता है। उसके बाद एलडीपी हमने जिक्र कर लिया कि एलडीपी जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है लेबल को डिस्ट्रीब्यूट करने में फ्रॉम वन राउटर टू अनदर। तो पी फ्रॉम पीई टू पी टू पी टू पी टू पीई, ये पूरी एंड टू एंड जो लेबल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो एलडीपी को यूज करके होगी। और एलडीपी डिपेंडेंट है आईजीपी के ऊपर। अगर हम यहाँ पे कोई आईजीपी रन नहीं करते तो एलडीपी काम नहीं करेगा। तो आईजीपी जरूरी है एलडीपी को यूज करने के लिए। उसके बाद फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, जैसे कि हमने देखा कि पूरे हर राउटर्स की अपनी एक फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस होगी कि कौन सा राउट कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ राउटिंग के हवाले से। उसके बाद लेबल इंफॉर्मेशन बेस, कि कौन से नेटवर्क पे कौन कौन सा लेबल अटैच है। जैसे हमने पीछे बनाया था राउटर पिछली स्लाइड में, कि भी हमने कहा था 12.0.0.0 को जितने भी लेबल अटैच होते हैं उनकी वो पूरी एक लिस्ट बनाता है। और जो एक्शन टेबल है MPLS का, एलफिब लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, कि कौन सा लेबल अगर आए तो कौन से लेबल को फॉरवर्ड करना है, ये पूरा डिसीजन होता है। तो लेट्स से भी 32 आ रहा है तो फॉरवर्ड करना है 50 की तरफ, 50 आ रहा है तो फॉरवर्ड करना है जो भी। तो इस तरह एक पूरा टेबल बनता है लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस के ऊपर, के कौन से लेबल को कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो पूरा MPLS का प्रोसेस क्या होगा कि राउटर ने सबसे पहले तो राउटिंग टेबल को बिल्ड किया। सबसे पहले तो वो आईजीपी को यूज करके राउटिंग टेबल को बिल्ड करेगा। MPLS को यूज करके हर राउट उस राउटिंग टेबल के अंदर उसको एक लेबल असाइन होगा। वो लेबल फिर एलडीपी को यूज करके वो लेबल हर अपने राउटर के अंदर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर के राउटर्स हैं उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो एडवर्टाइज्ड होगा। और हर राउटर फिर अपना फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, लेब और फिब लेबल इंफॉर्मेशन बेस और लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, ये सारे टेबल अपने बनाते हैं। और फिर अपना एक्शन, अपना एक्चुअल प्रोसेस जो है वो MPLS का शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक चीज मेंशन करता चलूं एलडीपी के हवाले से, कि जैसे हमने वो क्लाउड बनाया था, ये हमारे पीई हो गए जो क्लाइंट्स के साथ अटैच हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो पी हैं। तो एलडीपी, ये जो लेबल शेयरिंग होती है, लेबल की एडवर्टाइजमेंट, वो बिटवीन नेबर हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि ये लेबल इसके साथ एडवर्टाइज नहीं करेगा डायरेक्टली, या इसके साथ नहीं करेगा, या इसके साथ नहीं करेगा। ये दोनों आपस में करेंगे, 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 ये दोनों। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट एलडीपी की होती है।
हम क्या करते हैं, हम एक पूरा MPLS का एक प्रोसेस, एक पूरा लेब फेब एक बना के देखते हैं, तो शायद उससे आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ क्लाइंट्स के ये दो राउटर। ये फिर हमारे पास आ गए, लेट्स से इनको नाम दे देते हैं जी। ये हमारे पास है क्लाइंट, ये भी है क्लाइंट, ये है PE, ये है PE, ये कनेक्टेड है ऐसे, ये PE इधर भी कनेक्टेड है, और यहाँ हम एक PE से कनेक्ट करते हैं। तो हम काइंड ऑफ कहते हैं कि ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर का क्लाउड है। अब लेट्स से कि ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं ये एडवर्टाइज कर रहे हैं 20.0.0.0 सबनेट मास्क कुछ भी दे लें, 8, 14, 16, 24, 0.0.20.0.0.0 ये एडवर्टाइज कर रहे हैं। अब हम सबसे पहले इसकी आईपी एड्रेसिंग करते हैं कि हम आईपी एड्रेस क्या यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेट्स से ये जो इंटरफेस है ये है 10.1.1.1, ये है 10.1.1.2, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 11.1.1.1, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 11.1.1.2, 12.1.1.1, 12.1.1.2, और ये जो अंदर है PE to PE जो कनेक्शन है वो हम यूज कर रहे हैं 13.1.1.1, और यहाँ पे है 13.1.1.2। अब MPLS ने क्या किया, हम एक तरफ का प्रोसेस देखते हैं कि यहाँ से अगर एडवर्टाइजमेंट आएगी 20 के लिए, तो सबसे पहले तो उसने फिब बनाना है कि फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस कैसे बनेगी। तो ये जो राउटर है ये PE, ये फिब इसने बनाया। इसने कहा कि भाई अगर 20 तक पहुंचना है, 20.0.0.0 का नेटवर्क, तो उसके लिए मुझे जो ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना पड़ेगा 10 डॉट, ये जो नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस है उसकी तरफ 10.1.1.1, ये बन गया उसका फिब, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। अब फिर उसने क्या किया कि इस 20 के नेटवर्क को एक लेबल भी असाइन किया। तो 20.0.0.0 का उसने कहा इसके ये जो राउट है इसका जो नेटवर्क है उसको मैंने लोकली जो मेरे पास इसका जो लेबल है वो है लेट्स से 55। इसी तरह ये सारे राउटर्स आपस में पहले फिब बनाएंगे कि भी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है, और फिर उसके बाद उसी जो डेस्टिनेशन का नेटवर्क है जो राउट है उसको एक एक लोकल लेबल असाइन करेंगे। तो इस राउटर ने लोकल लेबल असाइन किया, तो उसने कहा 20.0.0.0 का जो लोकल लेबल है वो असाइन कर दिया। लेट्स से हम कर देते हैं इसको 88, और यहाँ पे इस राउटर ने कहा कि भाई 20.0.0.0 इसका जो लोकल लेबल है वो है, लेट्स से हम इसको दे देते हैं जी 98। अब हमने जैसे डिस्कस किया कि LDP IGP को यूज करके ये लोग जो लेबल की इंफॉर्मेशन है वो पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इन सब पीयर्स को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा राउटर कौन सा लेबल यूज कर रहा है किस नेटवर्क के लिए। तो हम ये पूरा एक टेबल बनाते हैं कि इसका एलफेब और लिब टेबल, लेबल इंफॉर्मेशन बेस, और लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन टेबल, लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस का टेबल कैसे बनेगा। मैं इस स्लाइड को थोड़ा सा खत्म कर रहा हूँ।
ये मैंने दोबारा से ये डायग्राम बनाई और मैंने इस डायग्राम में जो लोकल लेबल इन्होंने असाइन किए थे, तो पी ने इस पी ने 20.0.0.0 ने लोकल लेबल असाइन किया था 55, इस पी ने लोकल लेबल असाइन किया था 20 के नेटवर्क को 88, और इस पी ने लोकल लेबल 20.0.0.0 को असाइन किया था 98। अब इनका जो टेबल बनेगा एल लिब का टेबल, वो कुछ इस तरह से बनेगा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, लेबल इंफॉर्मेशन बेस का टेबल। तो एक तो उसने देखा कि मैंने जो 20 के नेटवर्क को लेबल असाइन किया वो है 55। उसके बाद जो दूसरे राउटर की एडवर्टाइजमेंट उसको आ रही है वो है 20.0.0.0। तो यहां से उसे आ रहा है 11 की तरफ से 11.1.1.2 की तरफ से उसे लेबल आ रहा है 20 का, वो है 88। और उसे जो यहाँ से 13.1.1.2 से उसको आ रहा है 20 के नेटवर्क के लिए 20.0.0.0 कमिंग फ्रॉम 13.1.1.2, वो है सॉरी ये है 98 और ये है 88। इसी तरह से इस पी ने जो डेटा गैदर किया है, इसने कहा एक तो मेरा लोकल हो गया 88, उसके बाद ये है लेबल इंफॉर्मेशन बेस का टेबल जो बना रहा है। तो 20 के नेटवर्क का मेरा जो लोकल लेबल है वो है 88, जो मैं लेबल लर्न कर रही हूँ फ्रॉम 13.1.1.1, वो है तो आई राइट 20.0.0.0 कमिंग फ्रॉम 13.1.1.1, दैट्स इसने लोकल क्या साइन किया था 55। और द लास्ट वन जो आ रहा है 20 के नेटवर्क के लिए 0.0.0 कमिंग फ्रॉम 12.1.1.1, और जो इसने लोकल लेबल असाइन किया था सेम 20 के नेटवर्क को वो है 98। तो ये हो गया इसका लेबल इंफॉर्मेशन बेस। इसी तरह इसका लेबल इंफॉर्मेशन बेस होगा 20.0.0.0, एक तो उसका लोकल हो गया 98, दूसरा जो उसको इस पी से मिल रहा है कमिंग फ्रॉम 11.1.1.1, 11.1.1.1, दैट्स इसने क्या साइन किया था 55। और जो इसके दूसरे कनेक्शन की तरफ से आ रहा है, इसने क्या साइन किया था लोकल 88। सो 20.0.0.0 कमिंग फ्रॉम 12.1.1.2, उसकी तरफ से लेबल आ रहा है 88। तो ये इन तीनों ने अपने लेबल इंफॉर्मेशन बेस के टेबल बना लिए लिब। अब जो एक्शन टेबल है वो भी तो बनाना है, वो तो रहता है, वो क्या है, वो क्या कहलाता है एलफिब लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस में क्या होगा, इस राउटर के लिए इसका जो एलफिब बनेगा वो होगा कि भाई अगर तुम्हारे पास लेबल आए 55, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब ये वाला राउटर इस राउटर के ऊपर 20 की ट्रैफिक आ रही है, 20 नेटवर्क के डेस्टिनेशन की ट्रैफिक आ रही है, तो ये इस उस उस ट्रैफिक के ऊपर उस जो पैकेट आ रहा होगा उसके ऊपर जो भी लेबल हो लगा होगा उसको हटाएगा और उसके ऊपर डेस्टिनेशन का लेबल लगा देगा। तो इसको पता है कि डेस्टिनेशन का लेबल क्या है, कि मैंने भेजना है 11.1.1.1 की तरफ भेजना है इस ट्रैफिक को, और मैंने लेबल लगाना है 55। तो जब यहां तक वो ट्रैफिक पहुंचेगी तो उसके ऊपर 55 का लेबल लगा होगा। तो इस राउटर को पता है कि भी जब भी मेरे पास ट्रैफिक आए जिसके ऊपर 55 का लेबल लगा होगा, मैंने उसको पॉप करना है और मैंने भेज देना है उसको 10.1.1.1 की तरफ। तो ये इसकी लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस होगी। आई डोंट नो आपको आप कैच कर रहे हो इस चीज को कि नहीं,
कि इसको मैं रिपीट करता हूं कि जब इसके पास ये ट्रैफिक आएगी 20.0.0.0 की, लेट्स से वो इसकी तरफ से आती है, इसने जब 20.0.0 की ट्रैफिक इसको भेजी तो इसने उसको लेबल लगाया 98 का, क्योंकि इस राउटर ने 98 लेबल दिया हुआ था 20 के नेटवर्क को। जब इस राउटर ने देखा कि मेरे पास 98 को मैंने कहां भेजना है 20 के नेटवर्क की तरफ, तो मैंने 55 लगाना है, तो मैं 55 लगा के यहां भेजूंगा। तो 55 जब यहां पर पहुंचा तो इसने कहा ओहो ये तो मेरा लोकल लेबल है, तो मैं लोकल लेबल को पॉप करूंगा, उसको मिटाऊंगा, उसको हटा दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा और मैं उसको इंटरफेस की तरफ, उसके डेस्टिनेशन की तरफ भेज दूंगा। इसी तरह इस पीई की का लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस कैसे होगी, ये कहेगा कि भाई 88 को मैंने रिप्लेस करना है विद 55 और इसको मैंने भेज देना है इंटरफेस सीरियल 0 की तरफ। तो ये जो इंटरफेस है इसका सीरियल 0, इसकी तरफ वो उसको फॉरवर्ड कर देगा और अपना जो लोकल लेबल 88 उसको मिटा के इसका लोकल लेबल जो है वो दूसरे राउटर का वो उस पर लगा देगा 55। तो ये इसकी एलफिब होगी। इसी तरह इस राउटर की एलफिब जो बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि इसका लोकल लेबल क्या है 98, डेस्टिनेशन किस तरफ है इस तरफ, और इस पी का लोकल लेबल क्या है 55। तो ये कहेगा कि मेरे पास जब ये ट्रैफिक आएगी तो मैं 98 को हटा के इस पे लगा दूंगा 55 और इसको फॉरवर्ड कर दूंगा सीरियल 1 की तरफ। तो ये हो गया इसका एलफिब लेबल फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो इस तरह से ये पूरा एक टेबल बनता है और इस तरह से फिर ये पूरा फॉरवर्डिंग होती है। अब एक चीज यहाँ पे और आती है जो मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस राउटर को पता है कि भाई अगला जो राउटर है, अगला जो लेबल मैं इस पे लगाऊंगा वो इसका आखिरी लेबल होगा। तो ये क्या करेगा कि क्योंकि इसको पता है कि अगला राउटर इसका आखिरी डेस्टिनेशन, इसका आखिरी राउटर है, उसके बाद इसने डेस्टिनेशन पे चला जाना है, तो ये क्या करेगा इसी ये राउटर लेबल को यहीं पे पॉप कर देगा और इस ट्रैफिक को नॉर्मल एज अ लेयर 3 ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। और फिर यहाँ पे जब ये ट्रैफिक पहुंचेगी इसको पता होगा अच्छा ये जा रही है 20 के नेटवर्क की तरफ, मैंने इसको यहाँ भेज देना है। इस प्रोसेस को कहते हैं पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग, PHP, पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग, यानी कि एक हॉप पहले ही डेस्टिनेशन से, डेस्टिनेशन राउटर जो फाइनल राउटर है, जो फाइनल पीई है, उससे पहले ही लेबल को पॉप कर देना, क्योंकि उसको पता है कि भी अगला जो राउटर है प्रोवाइडर का वो उसका फाइनल राउटर है, उसके बाद उसने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है, तो वो वहीं पे लेबल को पॉप कर देता है। वो उस पी की जो एनर्जी है, जो उसके रिसोर्सेज हैं, वो उसको मेंटेन रखता है कि उसको ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो ना यूज करने पड़े, तो वो वहीं पे पॉप करके उसको फॉरवर्ड करता है और वो फिर लेयर 3 बेस पे पीई जो है वो उसको आगे क्लाइंट की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। आई एम श्योर आई एम मेकिंग सेंस हेयर कि ये सारी चीजें इकट्ठी बैठ रही हैं कि एक लेबल दूसरे लेबल से रिप्लेस होता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, वो जो उसने दूसरे राउटर ने लोकल लेबल असाइन किया होता है वो उस, उस लेबल को वो असाइन करता है और वो फिर आगे उसको भेजता है, और फिर जो फाइनल उसका राउटर होता है वो उसको पॉप करता है और डेस्टिनेशन की तरफ भेजता है। ये तो नॉर्मल पॉपिंग होगी। और अगर उस डेस्टिनेशन राउटर से पहले ही अगर वो उस राउटर को क्योंकि पता होता है कि ये जो दूसरा पीई होगा वो आखिरी पीई है, इसका आखिरी उसका प्रोवाइडर के अंदर राउटर है, तो उसको लेबल को पहले ही पॉप कर देता है, उसको कहते हैं पेनल्टीमेट हॉप पॉपिंग। अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जो दो राउटर्स हैं वो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, पीई राउटर्स, क्योंकि ये नेटवर्क जब इसके अंदर एंटर होता है तो यही इनिशियली इसको लेबल लगा भी रहे हैं और जब ये नेटवर्क यहां से निकलता है तो उसको पॉप भी कर रहे हैं। जो पी होते हैं उनका बेसिकली काम
लेबल लगाना या लेबल पॉप करना नहीं होता, उनका सिर्फ लेबल को देख के बस लेबल को देखा और आगे डेस्टिनेशन की तरफ उसको फॉरवर्ड कर दिया, उनका काम इतना ही होता है। तो जो मेन ओवरहेड्स होते हैं, जो मेन हमारे पास एमपीएलएस के प्रोसेस के अंदर जो मेन राउटर्स होते हैं वो हैं ये पीई राउटर्स, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अब एमपीएलएस को यूज करके हमने ट्रैफिक फॉरवर्डिंग को बहुत ज्यादा तेज तो बना दिया, हमने उसे स्विच जितना तेज तो बना दिया, लेकिन एमपीएलएस का बेनिफिट यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। एमपीएलएस का जो मेन बेनिफिट है, बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो यहां पर आता है एमपीएलएस वीपीएन के अंदर। एमपीएलएस, अब वीपीएन क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क नहीं है जो आप सोच रहे होगे कि जिसके अंदर एनक्रिप्शन हो रही है और डिक्रिप्शन हो रही है, निगोशिएशन हो रही है, ऑथेंटिकेशन हो रही है, ये वो वीपीएन नहीं है। बट इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट के वो वर्चुअली प्राइवेट है, वो प्राइवेट नेटवर्क है जो इसके अंदर रन हो रहा है, आपका अपना नेटवर्क, जो कि आपके इस पूरे नेटवर्क के अंदर, एमपीएलएस नेटवर्क के अंदर रन हो रहा है। अब ये कैसे काम करता है? अब एमपीएलएस वीपीएन के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कस्टमर्स एक ही पीई पर टर्मिनेट होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट कस्टमर्स एक दूसरे के लिए इनविजिबल होते हैं, ये एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे के राउटिंग टेबल्स को नहीं देख सकते, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल टोटली सेपरेट होते हैं इसी सेम पीई के अंदर। अब उसमें क्या हो रहा होता है, देयर इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड कॉल्ड वीआरएफ, वर्चुअल राउटर फॉरवर्डिंग। अब वीआरएफ में क्या होता है कि लेट्स से कि ये एक कस्टमर ए है, उसकी एक साइट यहां पर है, एक साइट दूसरे पीई के साथ अटैच है, एक साइट यहां तीसरे पीई के साथ अटैच है। तो हम इसका एक वीआरएफ बनाते हैं, लेट्स से हम इसे नाम देते हैं वीआरएफ A1। वो इस पीई के पास जाएगा। अब ये कनेक्शन जो है वो इट कुड बी अ रिप, इट कुड बी यूजिंग स्टैटिक राउटिंग, कुड बी यूजिंग बीजीपी, किसी भी तरीके से हम इसको ये एक कनेक्शन देते हैं फ्रॉम सी टू पी। अब सी के अंदर वीआरएफ नहीं बनता, बेसिकली वीआरएफ बनता है पीई के अंदर। हम पीई के अंदर डिफरेंट राउटिंग टेबल्स बनाते हैं। एक तो उसका होता है ग्लोबल राउटिंग टेबल, जो हमें सबको पता है कि जो मेन उसका राउटिंग टेबल होता है वो है ग्लोबल राउटिंग टेबल। लेकिन वीआरएफ क्या करता है कि उस पर्टिकुलर कस्टमर को ग्लोबल राउटिंग टेबल से सेपरेट कर देता है, वो एक सेपरेट उसका उस पर्टिकुलर कस्टमर का एक सेपरेट राउटिंग टेबल बनना शुरू हो जाता है। उसके अंदर उसके जो मेनली उसके अपने कस्टमर्स के राउट होते हैं, जो डिफरेंट साइट से आ रहे होते हैं, वही अटैच होते हैं उसके अंदर, दूसरा उसमें कोई राउट नहीं होता। इसी तरह कस्टमर बी का पी के अंदर एक और वीआरएफ बनता है, वीआरएफ बी। इस तरह कस्टमर सी का एक पी के अंदर राउट बनता है, वीआरएफ बनता है वीआरएफ सी। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि लेट्स से कि कस्टमर ए अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर रहा है 10.0.0.0 का नेटवर्क यूज कर रहा है, कस्टमर बी भी 10.0.0.0 का नेटवर्क यूज कर रहा है, और कस्टमर सी भी 10.0.0.0 का नेटवर्क यूज कर रहा है। अब अगर हम ये वीआरएफ नहीं बनाएंगे, जब इन पीई के पास यहां से 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज होगा, यहां से 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज होगा, यहां से यहां से यहां से यहां से इन सब के पास जब हर तरफ से 10 का नेटवर्क एडवर्टाइज होगा, तो ये डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? इनको कैसे पता चलेगा अभी कौन सा नेटवर्क 10 का किस कस्टमर के लिए है? तो हम उसके लिए जब वीआरएफ के अंदर जाएंगे, तो क्योंकि एक वीआरएफ दूसरे वीआरएफ के लिए इनविजिबल होता है, वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो इस पीई के अंदर वीआरएफ ए के अंदर इसके राउट पड़े होंगे, सॉरी कस्टमर ए के राउट पड़े होंगे, वीआरएफ सी के अंदर कस्टमर सी के राउट पड़े होंगे, वीआरएफ बी के अंदर कस्टमर बी के राउट पड़े होंगे। अब जब ये 10 का नेटवर्क तीनों कस्टमर्स एडवर्टाइज करेंगे, तो ये तीनों कस्टमर्स के 10 के नेटवर्क के राउट्स इस पीई के अंदर डिफरेंट राउटिंग टेबल में, डिफरेंट वीआरएफ राउटिंग टेबल के अंदर पड़े होंगे।
जो कि एक दूसरे के इनविजिबल होंगे, तो इस पी को पता होगा कि कौन सा राउटर, कौन सा 10 का राउट किस कस्टमर के लिए है। इस तरह से ये पूरी एडवर्टाइजमेंट होती है। अब इसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट अंदर इनके प्रोवाइडर क्लाउड के अंदर जो पी की तरफ हो रही होती है, दैट मोस्टली यूजिंग एमपी बीजीपी, क्योंकि बीजीपी इस तरह से डिफरेंट राउट्स, डिफरेंट वीआरएफ को जो नॉर्मल बीजीपी है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तो बीजीपी भी फिर एमपीएलएस के लेबल को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन करता है डिफरेंट राउटर्स के थ्रू, और इन पी को, ये जो पी होते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, इनको बेसिकली वीआरएफ का पता नहीं होता। इनके अंदर बस एक ही ग्लोबल राउटिंग टेबल होता है, मेनली एक ही जो राउटिंग टेबल, उसको पता है कि कौन से ट्रैफिक को कहाँ फेंकना है, और एमपीएलएस ये कर रहे होते हैं, लेबल आया सोर्स लेबल को कौन से डेस्टिनेशन लेबल की तरफ देना है, ये वो सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन पीई की तरफ पहुंचती है, तो पीई के अंदर बीजीपी के अंदर डिफरेंट कस्टमर्स के डिफरेंट वीआरएफ वीपीएन इंस्टॉल्ड होते हैं। तो उनको हम कहते हैं वीपीएन V4 वीआरएफ, और इस तरह उसकी हम कमांड देते हैं, उसका कस्टमर का वीआरएफ का नाम बताते हैं। तो इस कमांड के जरिए बीजीपी के अंदर हम डिफरेंट कस्टमर्स के बीजीपी के सेशन, डिफरेंट कस्टमर्स के बीजीपी के राउट्स हम एक ही उसके अंदर, एक ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर लेके जा सकते हैं, जो कि नॉर्मल बीजीपी ये नहीं कर सकता। लेकिन एमपी बीजीपी, मल्टी प्रोटोकॉल बीजीपी इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो सारी एमपीएलएस के ऊपर हो रही होती है, इसलिए हम उन सब कस्टमर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अगेन ये एमपी बीजीपी इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, लेकिन मैं इसको यहाँ थोड़ा सा श्रिंक, बहुत ज्यादा श्रिंक कर दिया है मैंने, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एडवर्टाइजमेंट कैसे हो रही होती है, एमपी बीजीपी क्या चीज है, ये वीपीएन कैसे बनते हैं, वीपीएन V4 का वीआरएफ उसमें क्या डिफरेंस है नॉर्मल बीजीपी में, सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए हमने ये थोड़ा सा उसका थोड़ा सा इंट्रो देखा है कि वो क्या होता है। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि जो 10 का नेटवर्क सेपरेट रहता है इस पी के अंदर हर एक कस्टमर के लिए, उसके लिए हम एक और चीज यूज करते हैं कॉल्ड रूट डिस्टिंग्विशर, इसको बताने के लिए कि कौन सा 10 नेटवर्क किस कस्टमर के लिए है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इन पीज पर ये राउट डिस्टिंग्विशर को यूज करते हैं वीआरएफ के अंदर। उस वीआरएफ के अंदर जाके उसको वीआरएफ को बताते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो राउट है ये डिस्टिंग्विश, उसको राउट डिस्टिंग्विशर देते हैं, ताकि फिर हर जो पी है उसको पता हो कि ये राउट फलां कस्टमर के लिए है, इसका ये डिस्टिंग्विशर इसने यूज किया हुआ है, वो फिर किसी और जो डिफरेंट कस्टमर्स ने 10 के राउट को एडवर्टाइज किया होगा उसको उसमें मिक्स नहीं करेगा। और क्योंकि वो आपस में वैसे भी इनविजिबल होते हैं, तो वो वैसे भी एक सेपरेट राउटिंग टेबल में उसके होंगे। ये राउट डिस्टिंग्विशर और एक और टर्म हम एक अपनी अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। अब यहाँ पे भी मैंने बेसिकली उसी ऊपर की डायग्राम को थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मैंने बनाया है कि हमने यहाँ पे ये पीई जो है ये कस्टमर, डिफरेंट कस्टमर से कनेक्ट है, थोड़ी उसकी कलरिंग कर दी कि ये रेड कस्टमर का वीआरएफ है, ये येलो कस्टमर का वीआरएफ है, ये आगे पी से कनेक्टेड होता है। पी जब पीई टू पी जो एडवर्टाइजमेंट जाती है वो रेड और येलो ये दोनों वीआरएफ की जा रही है। तो इसके अंदर बेसिकली ये ग्लोबल राउटिंग टेबल के जरिए ये सारे अपने पी के अंदर प्रोवाइडर राउटर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, और फिर ये पी डिफरेंट पीईज को डिफरेंट सेपरेट वीआरएफ की ट्रैफिक जो है वो देता है। अब यहाँ पे हमारे पास रेड और ग्रीन वीआरएफ है, तो यहाँ पे सिर्फ रेड और ग्रीन की ट्रैफिक आएगी। यहाँ पे हमारे पास रेड, ग्रीन और येलो की है, तो यहाँ पे तीनों की ट्रैफिक सेपरेट आएगी, और ये सारा काम हो रहा होता है एमपी बीजीपी को यूज करके। तो एमपी बीजीपी इन तीनों को सेपरेट रखता है, रेड को सेपरेट, ग्रीन को सेपरेट और येलो को सेपरेट रखता है। तो इस स्लाइड पे मैं वापस आता हूं, आपको ये दिखाऊं कि ये राउट दो टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज करते हैं एमपीएलएस के अंदर, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट
called route distinguisher and route target. राउट डिस्टिंग्विशर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कीप्स द कस्टमर राउट यूनिक, जो कस्टमर के राउट को यूनिक करता है, उसकी एक हम वैल्यू उसको देते हैं जो थ्रू आउट सेम रहती है, जो कि उस कस्टमर के राउट को यूनिक रखती है. इट्स अ 64 बिट वैल्यू प्रीपेंड टू IPv4 एड्रेस एंड रूट एडवर्टाइजमेंट, जो पूरे रूट के एडवर्टाइजमेंट को थ्रू आउट द MPLS पाथ उसको डिस्टिंग्विश करता है, उसको यूनिक करता है. और रूट टारगेट, additional field to allow to participate in multiple VPN, जिसको हम इसके अंदर MPLS के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. ये क्या होते हैं? सो मैं अपनी पिछली स्लाइड पे वापस जाता हूं कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक कस्टमर है, कस्टमर रेड और कस्टमर येलो यहां पर है और कस्टमर रेड और कस्टमर ग्रीन यहां पर है. कस्टमर ग्रीन कहता है और कस्टमर रेड, इन दोनों में आपस में कोई एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है. ये कहते हैं कि जी हमारी कंपनी भी आपस में कुछ रिसोर्सेज जो है वो शेयर करना चाहती है. लेट्स से ये दोनों जो है HR की बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ये आपस में कोई सॉफ्टवेयर या कोई रिपोर्टिंग या कुछ ऐसी चीज आपस में शेयर करना चाहते हैं. तो ये क्या करेंगे, ये दोनों प्रोवाइडर के पास जाएंगे. इन्होंने बेसिकली यहाँ पे रूट डिस्टिंग्विशर तो दिया होगा दोनों ने अपना अपना, जो इन दोनों के रूट्स को सेपरेट करेगा. फिर इसके अलावा ये एक रूट टारगेट भी देते हैं. रूट टारगेट में दो चीजें होती हैं, एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट. अब ये दोनों कस्टमर्स प्रोवाइडर को बताते हैं कि कौन से राउट्स को एक्सपोर्ट करना है और कौन से राउट्स को इंपोर्ट करना है. लेट्स से कि जैसे कि हम ये एग्जांपल दे रहे थे, रेड और ग्रीन कस्टमर्स, ये दोनों कस्टमर्स आपस में मिले, इन्होंने कहा कि भी हमें कुछ आपस में थोड़े बहुत ये रिसोर्सेज शेयर करने हैं. तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने अपने राउट्स को रूट टारगेट तो दिया हुआ है. ये जब सर्विस प्रोवाइडर की तरफ गए, सर्विस प्रोवाइडर ने कहा ठीक है, आपने जो जो रूट शेयर करने हैं वो हमें बता दें. तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि मैंने लेट्स से कि रूट 1:1 जो मेरी तरफ से रूट आ रहे हैं, ग्रीन जो कस्टमर है वो कहेगा कि मेरी तरफ से जो रूट 1:1 जो मैंने इंपोर्ट किए हैं वो ये रेड वाला जो कस्टमर है वो अपनी तरफ एक्सपोर्ट कर सकता है. तो ये रेड वाला कस्टमर फिर क्या करेगा, प्रोवाइडर को बताएगा कि भाई मैंने ग्रीन के 1:1 का जो राउट है वो इंपोर्ट करना है, वो अपनी तरफ लेना है, ताकि हम दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकें और आपस में कुछ रिसोर्सेज को शेयर कर सकें. तो ये सर्विस प्रोवाइडर उनको अलाउ कर सकता है और ये फिर आपस में यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करेगा ग्रीन वाला और ये यहां से उसको इंपोर्ट कर लेगा, खींच लेगा उसको. या इसकी मैं इजी एग्जांपल आपको ऐसे भी दे सकता हूं. हम क्या करते हैं, मैं ना एक एम्प्टी स्लाइड पे जाता हूं और एक उसको देखते हैं कि इसको कैसे हम यूज करते हैं. मैं अपनी स्लाइड पे वापस आया. लेट्स सी, ये कस्टमर का राउटर है, ये है जी हमारा क्लाउड, ये हो गया PE. ये एक और कस्टमर की डिफरेंट लोकेशन है, ये इसका PE. ये एक और कस्टमर की लोकेशन है, ये इसका PE. ये जा रहा है इंटरनेट की तरफ. ये एक और कस्टमर का PE राउटर है और ये उसका PE. ये आपस में कनेक्टेड है ये. और यहाँ पे ये डिफरेंट पीस जो हैं आपस में डिफरेंटली इसको कनेक्ट कर रहे हैं. इस तरह से ये एक डायग्राम हमने बनाई. इन राउटर्स को हम कहते हैं कस्टमर इक्विपमेंट, तो CE. और ये यहाँ पे इस कस्टमर का VRF इंस्टॉल्ड है. VRF लेट्स से कस्टमर A. इसी तरह यहाँ पर भी VRF इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर भी जो इस पूरे कस्टमर को आपस में मिलाता है, आपस में उनके रूट्स को एडवर्टाइज कराता है. अब क्या होगा कि अब यहाँ पे ये जो इंटरनेट है
हमने क्या कहा कि कस्टमर कहता है कि मेरी ये वाली साइट, ये वाली साइट और ये वाली साइट, इन तीनों को इंटरनेट एक्सेस चाहिए, लेकिन इस साइट में इंटरनेट एक्सेस हमें नहीं चाहिए। तो यहां से सर्विस प्रोवाइडर ने इस इंटरनेट के वीआरएफ के लिए या इंटरनेट की तरफ जाने के लिए एक सेपरेट वीआरएफ बनाया होगा और उस वीआरएफ के राउट को एक्सपोर्ट किया हुआ होगा ऑलरेडी अपने पूरे नेटवर्क के अंदर, ताकि जिस भी कस्टमर को वो अलाउ करें वो वहां पे उसको इंपोर्ट कर सके। तो हम इस साइट पे जाएंगे, इस साइट पे जाके हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो राउट है हम वो इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करेंगे, वो राउट इस पी से होता हुआ इस कस्टमर की तरफ आ जाएगा और ये कस्टमर इंटरनेट को यूज कर सकेगा। इसी तरह हम इस राउटर की तरफ जाकर हम इधर भी इस कस्टमर के वीआरएफ के अंदर इस राउट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी इंटरनेट को चला जाएगा, और इस राउटर के अंदर जाके हम वीआरएफ के अंदर इस राउट को इंपोर्ट करेंगे तो वो भी इंटरनेट को चला जाएगा। लेकिन हम इसके वीआरएफ के अंदर, इस राउटर के इस पीई के अंदर वीआरएफ के अंदर हम राउट टारगेट इसका राउट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका राउट एक्सपोर्ट करेंगे, इसका राउट एक्सपोर्ट करेंगे और इसका राउट एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि ये जो ब्रांच है ये इन तीन ब्रांचेस से बात कर सके लेकिन ये इंटरनेट से बात ना कर सके, क्योंकि हमने उसका राउट इसमें एक्सपोर्ट नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। तो हम ये इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम करता है कि आप अपनी लोकेशन से एक्सपोर्ट करते हो और जिस भी लोकेशन को आपने उसके साथ कनेक्ट करना हो उसके अंदर आप उसको इंपोर्ट करते हो, ताकि वो राउट्स आपके अंदर, आपके उस पी के अंदर आ जाएं और फिर आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सको। होपफुली ये सेंस बनी होगी इस डायग्राम के थ्रू कि हम किस तरह से इंटरनेट की कम्युनिकेशन, हमने सिर्फ तीन साइट्स को, सेम ही कस्टमर की तीन साइट्स को दी लेकिन एक साइट को नहीं दी, क्योंकि हमने तीन कस्टमर के पी के अंदर हमने इंटरनेट का जो राउट था उसको इंपोर्ट किया वीआरएफ के अंदर, लेकिन जिसको हमने इंटरनेट एक्सेस नहीं देनी थी उसके अंदर हमने वो इंपोर्ट नहीं किया, इसलिए उसको इंटरनेट एक्सेस नहीं मिल सकी। सो दैट्स इट। होपफुली हमने ये डीएसएल और एमपीएलएस का लेक्चर में काफी सारी चीजें हमने कवर की, हमने काफी सारी चीजों पे डिस्कस की। एमपीएलएस को हमने काफी लंबा डिस्कस किया, हमने मेन उसके अंदर यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज तकरीबन सब पे बात की। उसके बाद भी इसमें बहुत सारी डिटेल आती है। आई मीन ये वीआरएफ के ऊपर ही सिर्फ 4-5 लेक्चर इजीली हम कर सकते हैं। हम इजीली लेयर 2 वीपीएन, लेयर 3 वीपीएन, एमपीएलएस लेयर 2 की वीपीएन, एमपीएलएस लेयर 3 के वीपीएन, उन पे लेक्चर्स हो सकते हैं। ये बहुत डिटेल में बात जाती है लेकिन वो हमारे इस स्कोप से बहुत ज्यादा आउट हो जाएगा। सीसीडीए के स्कोप के अंदर ये लेक्चर भी बेसिकली नहीं है, लेकिन ये सिर्फ हमने एज अ बोनस लेक्चर जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि डीएसएल और एमपीएलएस ये दोनों टेक्नोलॉजीज आजकल बहुत ज्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज हैं, इसलिए हमने एज अ बोनस लेक्चर इसको डिस्कस किया कि इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलके ये टेक्नोलॉजी एक पूरी फॉर्म करते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है और इनकी इम्पोर्टेंस आजकल के दौर में हमें ये क्या बेनिफिट देते हैं, उस पर हमने डिस्कशन की। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं usman@urduitacademy.com पर, और आई होप कि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूंगा जल्दी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज़।